सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य, कला, खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी अलग छवि बनाने वाले शख्सियतों पर इंडियन न्यूज की खास प्रस्तुति, हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात खास शख्सियतों से। देखिए हमारे स्टेट हेड सतीश बौद्ध के साथ। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। नमस्कार, इंडियन न्यूज के खास प्रोग्राम खास मुलाकात खास शख्सियत में आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। सरल स्वभाव के अभी वर्तमान में दुर्ग जिले के संभाग आयुक्त है और महादेव कावरे जी, आज हम उनको मिलाते हैं। सर, इंडियन न्यूज में आपका सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम इन खास मुलाकात खास शख्सियत हम आरंभ करते हैं। चूंकि आप खास शख्सियत है, दुर्ग के और कई जिलों में आप कलेक्टर हैं, आपका सरल छवि के कारण आप जन प्रिय रहे हैं। मेरा पहला सवाल सर कि चूंकि आप जहां से चूंकि आपका बाई बर्थ बीजापुर है और वो घोर नक्सली क्षेत्र है, वहां से आईएएस तक का सफर कैसा रहा, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो बीजापुर नया जिला है उसमें एक गांव बुर्जे आता है, उस गांव का मैं रहने वाला हूं और वहां से प्राइमरी एजुकेशन उसी गांव में हुआ था। और बहुत छोटा सा गांव है, लगभग 600 की जनसंख्या है और क्योंकि जनसंख्या कम है तो वहाँ अभी भी प्राइमरी स्कूल ही है। वहाँ से प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल में मैं बीजापुर से पढ़ाई किया और बीजापुर में जब मिडिल स्कूल में थे उस समय हमारे एक टीचर थे जो कि मेरा नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन का उसमें फॉर्म भरवा दिए थे और उसके थ्रू मेरा चूँकि मैं वहाँ से ब्लॉक से टॉप किया था तो कोई अच्छे स्कूल में पढ़ने पर स्कॉलरशिप का प्रावधान था। तो उसके बाद फिर मैं बस्तर हाई स्कूल से जो है हायर सेकेंडरी पास किया। फिर मेरा इंजीनियरिंग जो है वो भी जगदलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली में एमटेक करने चला गया। तो वहाँ जो मेरे रूम पार्टनर थे उनका पहले अटेम्प्ट में ही आईएएस में सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ से मुझे भी जो है प्रेरणा मिली और मैं भी यूपीएससी एग्ज़ाम जो है वहाँ से देना चालू किया। उसके पहले कभी ये नहीं सोचे थे कि मुझे आईएएस करना है या इस जॉब में आना है। ये था कि शायद इंजीनियर बनेंगे और उसी तरह से जो है काम उस और ही काम करने लगे थे। लेकिन जब दिल्ली जैसी जगह में वहाँ पर कई बच्चे जो है यूपीएससी की तैयारी करते हैं और वैसे माहौल में जब मैं रह रहा था तो फिर मैंने भी इस और प्रशासनिक क्षेत्र में आने का सोचा। सर, चूंकि बीजापुर अभी भी घोर नक्सली इलाका कहलाता है और चूंकि आप गांव से, बीजापुर शहर से भी नहीं, तो शहर तो थोड़ा डेवलप हुआ दिखता है लेकिन गांव आज भी पिछड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में पढ़ाई के कितने तकलीफ आपको झेलनी पड़ी? देखिए, ये 89 के पहले लगभग 82 की बात है जब गांव में बिजली जो है आई थी। जब मैं हायर सेकेंडरी में था उसके पहले तो बिना बिजली के ही जो है थे। और हमारे जो टीचर थे प्राइमरी स्कूल के, वो क्या करते थे कि जो 5th में जो बच्चे थे उनको अपने घर में बुला के मिट्टी तेल की रोशनी में पढ़ाते थे शाम को जो है, और हम लोग वहीं सोते भी थे। मतलब उनका अपना खुद का इस तरह से सोच था कि बच्चों को एक्स्ट्रा जो है स्कूल के अलावा और भी चीज़ पढ़ाना है, एक्स्ट्रा पढ़ाई कराना है। और ये एग्ज़ाम के 2-3 महीना पहले इस तरह से वो करते थे। और
शायद वही मेहनत जो है, जी ताकि आगे हम जो है अच्छे से मेहनत कर पाए, पढ़ाई कर पाए। तकलीफें बहुत ज़्यादा थी उस समय, सड़कें भी जो है उतना ज़्यादा आवागमन नहीं था। अब तो जो है डामर सड़क भी बन गई है, बिजली भी आ गई है। तो सर, चूंकि आपने बहुत स्ट्रगल करके आज आप आईएएस है और अभी वर्तमान में दुर्ग संभाग के कमिश्नर के संभाग आयुक्त के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, तो चूंकि जिस जिले के आप संभाग आयुक्त हैं, यहाँ पर चूंकि गृह मंत्री मुख्यमंत्री का गृह जिला है, राजनीतिक दबाव कितना झेलना पड़ता है? देखिए, वो तो हम लोग का प्रशासनिक जॉब ही इस टाइप का है कि चाहे वो एसडीएम के रूप में रहे हो, चाहे कलेक्टर के रूप में रहे हो और अब कमिश्नर के रूप में, हमको राजनीति के साथ में तालमेल करके ही चलना पड़ता है और उसको दबाव के रूप में हम नहीं लेते हैं। ये कि जो काम होना रहता है वो सहज मतलब हो जाता है और उसको प्रेशर के रूप में हम नहीं लेते। चूंकि हमने देखा है कि कई अधिकारी मुख्यमंत्री के निवास से फोन आता है, चूंकि भिलाई 3 में उनका निवास है, गृह मंत्री का निवास दुर्ग में है, तो सीधा डायरेक्ट अधिकारियों का फोन जाता है कि जो नहीं चाहते अधिकारी वो भी उनको करना पड़ता है। ऐसी स्थिति आपके साथ हुई है? नहीं, देखिए मेरे साथ तो इस तरह का कोई स्थिति नहीं आया और चूंकि संभागायुक्त जो है सभी 7 जिलों के कलेक्टर के ऊपर हैं और हमारे पास ज़्यादातर अपील मामले आते हैं, तो इस तरह का कभी कोई दबाव जो है नहीं आया है। सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना नरवा गरुआ भाड़ी आपके संभाग में किस प्रकार चल रही है? और चूँकि बहुत सारे जिलों में स्थिति बहुत खराब है, चूँकि आप इतने सारे जिलों के प्रभारी है और यहाँ के संभाग आयुक्त है, तो ये योजना कैसी चल रही है आपके संभाग में? देखिए, नरवा गरुआ गरुआ बाड़ी के बारे में बताना चाहूँगा कि संभाग में जो है सभी हमारे जो 7 जिले हैं उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है और जहाँ गोठान बन चुके हैं वहाँ साथ में वर्मी कंपोस्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। गोबर की जो गोपालकों से गोबर खरीदी है वो रेगुलर हो रही है और जो महिला स्वच्छता समूह है जी उनको भी अलग अलग काम के लिए वहाँ मल्टी एक्टिविटी के लिए काम दिया जा रहा है, चाहे वो बाड़ी के तहत सब्जी भाजी लगाने की बात हो या किसी को मुर्गी पालन के लिए अलग से एक्टिविटी देना हो या मछली पालन के लिए तालाब वगैरह भी कुछ गोठानों में तालाब भी बने हैं तो वो मछली पालन का भी काम कर रहे हैं। तो अलग अलग एक्टिविटी करते हुए वो अपनी आय जो है बढ़ा रहे हैं और ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए हो या महिला समूह की आय बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी योजना है नरवा गरुआ बाड़ी। और ये संभाग में जो है चूँकि प्लेन एरिया है और यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का उपयोग भी काफ़ी किसान जो है कर रहे हैं। चूँकि इस क्षेत्र में मैंने समीक्षा में ये पाया है कि गोबर की खरीदी भी ज़्यादा मात्रा में हुई है और वर्मी कंपोस्ट भी ज़्यादा मात्रा में बना है। जैसे हमारा संभाग में देखा जाए तो राजनांदगांव जिले में जो पुराना राजनांदगांव जिला जिसमें कि खैरागढ़ और मोहला भी शामिल है जी उस जिले में सर्वाधिक पूरे राज्य में सर्वाधिक वर्मी कंपोस्ट जो है ये निर्माण हुआ है। चूँकि जो जिला वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहा है उसको अपने ज़िले में ही वर्मी कंपोस्ट को सेल भी करना है, उनको उसी एरिया में ही उपयोग भी कराना है। तो वहाँ पर हमारे जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनके प्रयास से वर्मी कंपोस्ट भी अच्छा बिक्री हुआ है। इसका मतलब है कि किसानों ने भी जो है वर्मी कंपोस्ट का अच्छा से उपयोग किया है। नरवा के तहत बताना चाहूँगा कि काफ़ी जो नाले जो चिन्हांकित किए गए हैं उन नालों में जो है
ट्रीटमेंट का काम हुआ है, चाहे वो बंधान का काम हो या हमारा जो वाटर फ्लो है जी उसको रोक कर वाटर लेवल बढ़ाने की बात हो, तो ये नरवा के तहत जो है हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें वन विभाग के माध्यम से, और जो प्लेन एरिया है वहाँ पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ये बहुत अच्छा काम हुआ है। हॉर्टिकल्चर जो है हमारे बाड़ी के उसमें काम कर रहा है। किसानों के यहाँ जो बाड़ियाँ हैं उसमें लोग सब्जी भाजी का उत्पादन लें और उसको मार्केटिंग भी करें, तो ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि जो सरकार योजना नर्मदा भाड़ी जो लाई है, तो जैसा वर्मी कंपोस्ट की आपने बात करी, तो क्या पैदावार बढ़ी है किसानों के? देखिए ये तो अभी चूंकि शुरुआत है जी, तो अभी एकदम से नहीं कहा जा सकता कि केवल वर्मी कंपोस्ट के कारण ही हमारा उत्पादन बढ़ा है। इस साल यदि देखेंगे तो जो धान खरीदी है, हमारा जो एक धान खरीदी का एक डाटा है वो एक अपने आप में कह रहा है कि हमारा जो है पिछले साल की अपेक्षा एक बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है धान किसानों ने बेचा। इसका मतलब है उत्पादन भी जो है ये बड़ा है, और इसको यदि वर्मी कंपोस्ट के कारण उत्पादन बढ़ने की यदि असेसमेंट होगा तो हमको कंपेयर इस तरह से करना पड़ेगा कि जो दूसरा फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं और जो वर्मी कंपोस्ट उपयोग करते हैं, वो दोनों के डाटा को हमको जो है एक साथ रख के कंपेयर करना पड़ेगा, तभी जो है क्या हमारा वर्मी कंपोस्ट के कारण उत्पादन बढ़ रहा है ये एसेस हो पाएगा। ये आगे चल के जो है आगे वर्षों में जरूर इसका कंपैरिजन कर पाएंगे। कंवल जी, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है संभाग आयुक्त दुर्ग महादेव कावरे जी और इनसे चर्चा जारी है। कावरे साहब ये बताएंगे कि चूंकि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सभी जो जिला के कलेक्टर है उन पर नाराज हुए थे और राजस्व के मामलों में जो देरी हो रही उस पर उन्होंने गंभीरता से लेने को कहा राजस्व के मामले। तो ऐसा देरी क्यों हो रही है? देखिए, राजस्व के जो मामले होते हैं, चाहे वो नामांतरण का हो, बंटवारा का हो, सीमांकन का हो या अतिक्रमण की बात हो या अन्य रेवेन्यू संबंधी मामले हो, इसमें सुनवाई करके उसको जल्दी से त्वरित निर्णय करें, ये शासन की मंशा है। और पेंडेंसी चूंकि अभी हम समीक्षा में देखें तो हमारे तहसीलदारों के पास में, हमारे नायब तहसीलदारों के पास में ये राजस्व के मामले कुछ ज़्यादा पेंडिंग है। तो इसको हम जो है टारगेट कर रहे हैं कि चाहे वो नामांतरण का हो, बंटवारा का हो, सीमांकन का हो या अन्य राजस्व मामले हो, इसमें त्वरित गति से हमारे राजस्व अधिकारी सुनवाई करके उसमें फैसला जल्दी करें ताकि लोगों को राहत जो है शीघ्र प्राप्त हो। इसमें हमारे जो कलेक्टर्स हैं और एसडीएम्स हैं, ये सब भी जो है प्रयास कर रहे हैं। और मेरे द्वारा भी जब तहसीलों का निरीक्षण किया जाता है तो इसमें मैंने हमारे सभी तहसीलदारों को, नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि इसको डेली सुनवाई में लें। जैसे क्या होता है कि कोई प्रकरण पता चला 4-4, 5-5 बार इसीलिए पेंडिंग रहा है कि उसमें कोई रिपोर्ट जो है आना बाकी, सबमिट नहीं तो आ रही पटवारी से रिपोर्ट शीघ्रता से उसमें आए। तो डेली सुनवाई करेंगे तो जरूर इसमें जो है हमारा जो पेंडेंसी है वो कम होगा और जो निराकरण की गति है उसमें ज़्यादा गति आएगी। लेकिन सर, आप सभी जिला मुख्यालयों में एक बड़ा सा होर्डिंग्स लगे रहता है कि इतने दिनों में आपके जाति प्रमाण पत्र बन जाएंगे, आय प्रमाण पत्र बन जाएंगे, निवास प्रमाण पत्र बन जाएंगे या और जो प्रमाण पत्र है जो आम नागरिकों को जरूरत होती है। लेकिन वो जो समय दिए रहता है उससे कम से कम 1 महीना और 2 महीना लेट चलती है ये प्रक्रिया। तो ऐसे में जो राजस्व के जो अधिकारी बैठे हैं उनकी लापरवाही जनता बोलती है। तो ये समस्या खत्म कब होगी, चूंकि आप संभाग आयुक्त हैं? देखिए, जो हमारा जहाँ तक समय सीमा की बात है, हर सब्जेक्ट में, चाहे वो अविवादित नामांतरण हो, हमारा सीमांकन हो या जाति प्रमाण पत्र जारी करने की बात हो, हर इसके लिए एक समय सीमा दी हुई है। और यदि कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाद जो है लंबित रहता है तो उसमें अधिकारियों को कारण भी बताना बहुत जरूरी है कि वो किस कारण से जो है एक दिन भी ऊपर ज़्यादा लंबित है। तो अब जो है चूंकि ऑनलाइन सारी केसेस जो है ऑनलाइन हो चुके हैं, हर एक का डाटा ये बिल्कुल पता है कि ये समय सीमा के अंदर है या समय सीमा के बाहर है। अब जो है अधिकारी ये बहाना नहीं बना सकते हैं कि समय सीमा के बाहर इतना ज़्यादा दिनों तक क्यों लंबित है, क्योंकि उसको कारण भी उसमें दर्ज करना है ऑनलाइन में। अभी जो है ये जब से समीक्षा हर स्तर से हो रही है तो इसमें गति आ रही है और समय सीमा के भीतर जो है लोग निराकरण के लिए हमारे अधिकारी जो है कोशिश कर रहे हैं। और मैं खुद भी अपने कोर्ट का बताना चाहूँगा कि संभागायुक्त में जो अपील आती हैं या हमारे यहाँ रिवीजन आता है तो अभी 12 महीने के कार्यकाल में मेरा अभी तक जो कार्यकाल रहा है उसमें 2000 केसेस का निपटारा हुआ। यदि हम इसी का अन्य संभाग से भी कंपेयर करें या अन्य अवधि का कंपेयर करें तो इतने प्रकरण जो है कभी निराकरण नहीं हुए हैं। एक उपलब्धि। और हम निचले अधिकारियों को भी बताना चाहते हैं कि उनको भी उसी तरीके से त्वरित जो है निराकरण करना है। एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रमों में, अन्य कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में ये इस बात को समीक्षा किया है और निर्देश दिए हैं कि समय सीमा के बाहर कोई भी प्रकरण जो है लंबित ना रहे और यदि जेन्युइन कारण है तो उसमें कारण जो है दर्शाया।
सर एक चीज़ देखने में आता है कि चूंकि आप जिस संभाग के संभाग आयुक्त है और यहाँ पर मुख्यमंत्री का गृह जिला है और होम मिनिस्टर का गृह जिला है, यहाँ पर अवैध प्लाटिंग के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एक सर्वे रिपोर्ट आई थी कि अगर अवैध प्लाटिंग के मामलों में दुर्ग जिला और बेमेतरा जिला और राजनांदगांव जिला ये अव्वल नंबर पे है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या आपके द्वारा कदम उठाए गए हैं या आपने निर्देश किया कलेक्टरों को? देखिए, जहाँ तक अवैध प्लाटिंग की बात है, बीच में कुछ मामले मेरे भी संज्ञान में आए थे और इसमें मैंने तत्कालीन कलेक्टर को भी इसमें कार्रवाई करने के लिए बोला था। और ये हमारा जो टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग है, इनको संयुक्त रूप से जो है इस तरह से देखना चाहिए कि किस एरिया में, क्योंकि हर पटवारी को, आरआई को, इनको पता रहता है कि कहाँ पर जो है ज़्यादा डेवलपमेंट, किस एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट आ रहा है और वहाँ पर प्लाटिंग हो रही है, तो क्या वास्तव में उनके द्वारा टाउन कंट्री प्लानिंग के माध्यम से अप्रूवल लिया गया है कि नहीं लिया गया। तो यदि इस पर निचले लेवल से ही रोकथाम होगी, वहाँ पूछताछ होगी, तो ये अवैध प्लाटिंग जो है रुकेगी और लोगों को भी इसमें कार्रवाई होने के बाद उनके तोड़फोड़ करने से जो है, जो उनका जो नुकसान होता है उससे भी बचा सकता है। लोगों को भी इसमें अवेयर रहना होगा। लोग प्लाट तभी लें जब उसमें देखें कि ये अप्रूवल हुआ टाउन कंट्री प्लानिंग से। लेकिन मैं सर अधिकांश जिलों की बात हम करें कि जो रजिस्ट्रार है वो अवैध प्लाटिंगों की रजिस्ट्री धड़ल्ले से कर रहा है, तो उसकी रोकथाम अगर होती है तो अवैध प्लाटिंग रुकेगी। तो उसके लिए कोई दिशा निर्देश सभी रजिस्ट्रारों को, चूंकि राजस्व के आप मुखिया है संभाग के? देखिए, जहाँ तक छोटे टुकड़ों में बिक्री का सवाल है, यदि पंजीयन कार्यालय में लोग पंजीयन कराने के लिए जाते हैं, तो उसमें यह है कि 5 डिसमिल से नीचे का जो है छोटा प्लाट का, उसमें यदि कोई रजिस्ट्री करने जाता है तो उसमें जरूर देखा जाता है। लेकिन उससे बड़ा टुकड़ा जो है रजिस्ट्री करने जाते हैं तो उस लेवल से रोक नहीं लग पाती। जी जी जी। और टाउन कंट्री प्लानिंग से ये वैध है या अवैध है, इस चीज़ को जो है जांच करना एक उप पंजीयक लेवल से मुश्किल होता है। जी जी। तो इसको संयुक्त रूप से ही जब तक अन्य विभागों के साथ तालमेल करके कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इसमें जो है कार्रवाई होना मुश्किल होता है। सर, हमारा इंडियन न्यूज़ लगातार एक खबर, कई दिनों तक हमारा एक प्रोग्राम है खुलासा, उसमें हमने खबर चलाई थी। उसमें जो अर्बन सीलिंग की भूमि है उसकी बाकायदा रजिस्ट्री हो रही है। जब शिकायत होती है जिलाधीश को और नगर निगम को या संबंधित नगर पालिका को, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो चूंकि अब हमने खबर चलाई है, अब आपके पास हम बात रख रहे हैं, तो आपके द्वारा कैसा इस पे कदम उठाया जाएगा? देखिए, अभी तक तो मेरे पास ये मामला नहीं आया था। और ये जहाँ तक अर्बन सीलिंग का मामला है, अर्बन सीलिंग जो एक्ट है ये बहुत पहले जो है एबोलिश हो चुका है। अभी वर्तमान में ये केवल जो रूरल उसका सीलिंग का है वो एग्जिस्टिंग है। तो इसमें क्या मामले हैं मुझे देखना पड़ेगा, तो उसके बाद ही बता पाऊंगा। सर, स्वामित्व योजना एक योजना, नई योजना है सरकार की, क्या है हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे? देखिए, अभी क्या होता है कि जैसे हम जमीन का जो है नक्शे को हमने ऑनलाइन एंट्री कर लिया, ऑनलाइन में हमारे नक्शे जो है उपलब्ध हैं, लेकिन उसको जब हम जमीन हकीकत में जमीन में बिठाने जाते हैं तो चूंकि कोऑर्डिनेट्स जो है अभी उसमें उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर भी हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स को, चाहे वो पटवारी हो, आरआई हो, तो उनको कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट से फिर नापते हुए लाना पड़ता है और फिर उसको लोकेट करना पड़ता है। स्वामित्व योजना के तहत ये है कि हर प्लाट का एक कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकाला जाएगा और कोऑर्डिनेट्स हमारे ऑनलाइन डाटा में उपलब्ध रहेंगे, तो उसको नक्शे से जमीन में लोकेट करने में आगे चल के बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और ये स्वामित्व योजना के तहत पहले
आवासीय क्षेत्र को लिया जा रहा है जी। और आवासीय क्षेत्र के जैसे कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे और उसमें प्लॉट जो है लोकेट हो जाएगा, तो फिर ये धीरे धीरे इसको योजना को जो है और भी जो नक्शे तो हैं, मतलब गूगल सर्च के माध्यम से आप एग्जैक्ट प्लॉट का जो नक्शा है उसको देख पाएंगे या एरिया को सर्च कर पाएंगे। अभी शुरुआत है इसकी स्वामित्व योजना की, और ये अभी जो है केवल जहाँ पर बस्तियां हैं उसको पहले वो किया जा रहा है सर्च, उसके बाद फिर जो है इसको और आगे एक्सटेंड किया जाएगा। कावड़े साहब, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहे, हमारा खास मुलाकात खास शख्सियत प्रोग्राम आरंभ है। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ खास मुलाकात खास शख्सियत में महादेव कावरे जी मौजूद है और जो दुर्ग के संभाग आयुक्त है। कावरे साहब, एक एनआरडीए और आरडीए में आप मौजूद थे, उस समय एक पूरा गांव को स्थानांतरित किया गया था। क्या था पूरा मामला, क्योंकि उसमें खास से चर्चित रहे, आप दर्शकों को बताएंगे। देखिए, एक तो नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन, नया जो कैपिटल सिटी है उसके लिए हुआ था कि हमको राजधानी बनाना है, और उसमें जो मास्टर प्लान बना था उसमें 41 गांव शामिल किए गए थे। उसमें लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। तो लेयर 1 में जो 27 गांव थे उसमें करीब 14 गांव की जमीन ज़्यादा प्रभावित हुई थी। उस 14 गांव में से जो जहां पर मंत्रालय, विभागाध्यक्ष और अन्य प्रशासनिक भवन बने हैं, वो राखी गांव जो गांव है उसको शिफ्ट करने की योजना थी, ताकि वहाँ पर जो कि मेन जो हमारा जो विभागाध्यक्ष और मंत्रालय भवन है वो आ पाए। तो उसके लिए चूंकि एक पूरे गांव को शिफ्ट करना था, उनके लिए जो मकान थे उनके
कच्चे मकान या अर्ध पक्के या पक्के मकान, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है। कुछ लोग जो हमारी आबादी जमीन है उसमें लोग बसे थे, कुछ लोग घास जमीन में अतिक्रमण करके बनाए थे, तो इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया और पक्के मकान जो है वहाँ पर 2-2 हज़ार स्क्वायर फीट में अलग अलग कंस्ट्रक्शन एरिया का वो बनाकर उनको दिया गया था। लेकिन शिफ्टिंग करने में वो काफ़ी हमको जो है लगभग मैं 8 साल नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में रहा और उनको कन्विंस करना और शिफ्ट कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इसमें हम लोग सफल हो पाए थे। और ये वर्तमान में आप देखेंगे तो पूरा गांव शिफ्ट भी हो चुका है और नया जगह वो जो है रहने लगे हैं। पुराना जो है पूरी तरीके से जो है वहाँ पर खाली किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने 8 साल दिया है। सर, एक जो नए एक योजना है जो भूमिहीन कृषक की एक नई योजना आरंभ हो रही है, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो योजना का कैसे लाभ उठाए जो भूमिहीन कृषक है। देखिए, अभी राज्य शासन ने जो राजीव गांधी भूमिहीन कृषक न्याय योजना लागू किया है, उसमें यदि किसी परिवार के पास में कोई भूमि नहीं है और वो कृषि श्रमिक के रूप में काम करते हैं तो उनको 7,000 रुपये वार्षिक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें ये भी है कि जैसे कुछ लोग नाई का काम करते हैं या कोई जो है बैगा का काम करते हैं, इस तरह के लोगों को भी जो है शामिल किया गया है। तो उनको भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब इसमें योजना का जो है लाभ मिलेगा। और ये अभी कुछ दिन पहले ही शहरी क्षेत्र का लिए भी इसको लागू किया गया। पहले केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये योजना थी। तो इसमें जिन को पात्रता दी गई है, मुझे लगता है कि और काफ़ी लोग जो है इसमें पात्र हो सकते हैं और इसका लाभ जो है वो ले सकते हैं। तो ये आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका लाभ जरूर जो है पंजीयन कराएं और लाभ उठाएं। सर, हमारे जो दर्शक है उसमें बहुत सारे यंग है जो कॉलेज पढ़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैं कहूँगा दुर्भाग्य शब्द इसलिए कर रहा हूँ कि संभाग आयुक्त क्या होता है, संभाग आयुक्त कार्यालय में क्या क्या काम होता है उनको पता नहीं। तो सर, हमारे जो युवा है तो उनको थोड़ा सा आप बताएंगे क्या होता है संभाग आयुक्त कार्यालय और संभाग आयुक्त क्या होते हैं, क्या उनके दायित्व है। देखिए, जैसे कि लोगों को जो है ज़्यादातर ये पता है कि जिले का मालिक जो है कलेक्टर होता है जी, और कुछ जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया गया है। उस संभाग में संभाग आयुक्त जो है एक IAS अधिकारी होते हैं और चूंकि कलेक्टर्स के ऊपर जो है कमिश्नर का काम होता है। और हम राजस्व के हिसाब से देखें तो राजस्व में हमारे यहाँ जो है अपील जो आती हैं, चाहे वो तहसीलदार कोई आदेश पारित करता है, कोई लोग पीड़ित हैं तो उसकी अपील SDM के पास करेंगे। SDM क्या से भी यदि वो संतुष्ट नहीं है, आगे अपील करना चाहता है, तो सेकेंड अपील जो है संभाग आयुक्त को होगी, उसमें फिर कलेक्टर को नहीं जाएगी। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जैसे SDM के यहाँ चालू होते हैं, उसमें तहसीलदार के पास नहीं जाते हैं। कुछ मामले SDM के यहाँ चालू होते हैं तो उसकी पहली अपील कलेक्टर को होगी, कलेक्टर के ऊपर सेकेंड अपील जो है वो कमिश्नर को होगी। तो अलग अलग अधिनियम में, चाहे वो भू राजस्व संहिता में हो, पंचायत राज अधिनियम हो या आर्म्स एक्ट है या एक्सप्लोजिव एक्ट है, अलग अलग एक्ट में जो है कमिश्नर्स को भी कुछ पावर्स दिए गए हैं। चूंकि कलेक्टर के ऊपर संभाग आयुक्त का पद होता है तो सीनियर लेवल के अधिकारी इसमें संभाग आयुक्त के रूप में काम करते हैं और सीधे जो है राज्य शासन को वो रिपोर्ट करते हैं। तो ये जो युवाओं के लिए आपने कहा कि संभाग आयुक्त का क्या पद होता है,
इवन अलग अलग ऑफिसेस में जैसे लोग समय पर आए, लोगों का काम आसानी से हो, लोक सेवा गारंटी अधिनियम लोगों के लिए सहूलियत के लिए लाया गया है, या सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। ये सारे जो है कार्यालयों में लोग समय पर आए, लोगों का काम समय पर हो, ये सब भी देखना जो है एक संभागायुक्त का भी दायित्व है। मतलब अगर आपके पास हम शिकायत करें कि इस कार्यालय में ये अधिकारी कार्य सही नहीं कर रहे या लापरवाही बरत रहे, तो आप कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल, पूरे संभाग में जहाँ पर भी यदि लोगों को ऐसा लगता है कि कोई काम जो है जिला लेवल से उनका निराकरण नहीं हो रहा है, तो संभागीय आयुक्त के पास कर सकते हैं। जी सर, चूंकि आप बेमेतरा में थे तो काफ़ी चर्चित रहे। एक चूंकि आपने धान बोना आरंभ कर दिया, आप चाह रहे थे तो अचानक रुक के धान बोना आरंभ कर दी, क्या था वाकया ये, और अचानक आप कैसे सीधा खेत में चले गए धान बोने के लिए? देखिए, मैं खुद भी जो है किसान के परिवार से हूँ, और शुरुआत से ही ये रहा है कि जब गांव में थे तो उस समय खेती किसानी का काम भी करते थे, और तेंदुपत्ता तुड़ाई का भी काम जो है हमने खुद भी किया हुआ है। तो कलेक्टर रहते हुए भी चूँकि गुजर रहे थे, तो वहाँ पर हमने बुआई का नांगर पकड़ा और बुआई का भी काम किया, एक जगह रोपाई का भी काम किया। तो ये कोई मतलब मुझे अपने लिए कोई नई बात तो नहीं लगी, क्योंकि खुद ही जो है ये सब काम कर चुके थे। सर चूंकि बेमेतरा की बात हो रही है, तो बेमेतरा में एक एरिया है जो नवागढ़ एरिया और जो नानघाट से लगता है, उस एरिया में खारे पानी की समस्या, चूंकि आप कलेक्टर थे उसी समय कुछ योजना बनी, तो क्या आप वहाँ के लोगों को खारे पानी से निजात कब मिलेगा, और चूंकि अभी संभाग आयुक्त है आप? देखिए, बेमेतरा जिले के कुछ गाँव में इस तरह की समस्या है कि वहाँ पर जो हम अंडर वाटर ग्राउंड वाटर जो है निकालते हैं, तो वो पानी जो है खारा होता है। खारा पानी में दाल जल्दी नहीं पकता है, और सीधे जो है उसको पीने नहीं पी सकते हैं। तो ये समस्या को देखते हुए उन गांवों के लिए शिवनाथ नदी से वहाँ से पानी लिफ्ट करके प्यूरिफाई करके फिर गांव में सप्लाई की योजना बनी थी। इस तरह की 3 योजनाएं जो है, एक नवागढ़ ब्लॉक में, एक बेमेतरा ब्लॉक में, एक साजा ब्लॉक में, उस समय मेरे समय ही जो है लगभग 150 गाँवों के लिए ये योजना प्रारंभ कर दी गई थी। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी योजना थी, क्योंकि जो फ्लोइंग वाटर है उसको रोककर हमको सप्लाई करना ज़्यादा आसान है। हमको ज़मीन के अंदर से जो है पानी लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये इस तरह की और भी योजनाएं जो है इसको उस समय ही इसको प्लानिंग में स्टेज में था। बाद में अभी जैसे जल जीवन मिशन के तहत भी जो है कुछ गाँवों में इस तरह के स्कीम्स लिए गए हैं, जो कि जो हमारा फ्लोइंग वाटर है उसको एनीकट या यहाँ पर रोक के उसको इंटेक वेल के माध्यम से फिर जो है पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो सर, बेमेतरा क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे जो गांव है जो खारा पानी से जूझ रहे हैं, आज भी मतलब साफ पानी उनको नहीं मिल रहा है, तो वहाँ स्थिति यह है कि लड़कों की शादी नहीं हो रही है। कारण क्या है, जो लड़की देना चाहते हैं तो वो खारे पानी की वजह से एक तो नहीं दे रहे, और दूसरी बात उनको जो पानी भरने के लिए तालाब का पानी लेके घर पे जाके उसको प्यूरिफायर करना पड़ता है। तो अभी तक जो आप चूंकि कलेक्टर थे वहाँ पर उस समय योजना आरंभ हुई थी, लेकिन अब तक चालू नहीं, चूंकि अब संभाग आयुक्त का योजना कब तक धरातल पे उतरेगी? देखिए, ये बहुत पहले की बात आप बोल रहे हैं कि लोग वहाँ पर जो है अपनी लड़की देना पसंद नहीं करते थे। अब तो जो है क्योंकि शिवनाथ नदी से योजना बनाकर प्रारंभ भी कर दिया गया है। वाटर सप्लाई जो है 150, जैसे कि मैंने बताया, लगभग 150 गाँव में जो है ये पानी सप्लाई भी चालू हो चुका है और इम्प्लीमेंट हो गया है। और भी नई गाँव के लिए भी ये प्लानिंग हो चुका है, योजना जल्दी इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी। तो अब तो ये समस्या नहीं है, और ये मुझे लगता है कि अब ये बहुत पुरानी बात हो जाएगी। सर,
सर हमारे जो रिपोर्टर्स फील्ड में रहते हैं और हमेशा हमसे शिकायत करते हैं कि जो डॉक्टर है, स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ अगर किसी जिले में या ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर डॉक्टर समय पे नहीं पहुँचते। चूँकि दुर्ग जिला और बेमेतरा जिला और बालोद जिला सब स्थानों में कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री है या संसदीय सचिव का एरिया है, वहाँ पर यह स्थिति है। तो जो आउटर के एरिया, वहाँ की स्थिति तो और बद से बदतर होगी। तो डॉक्टर समय पे नहीं पहुँचते। क्या आपके पास हमारे माध्यम से, इंडियन न्यूज़ के माध्यम से शिकायत जारी, तो आप कैसे कार्रवाई करेंगे? देखिए, जब मैं कलेक्टर था तो उस समय भी इस तरह की बात आती थी और कुछ डॉक्टर्स पर हमने कार्रवाई भी किया है जी। और चूंकि शहरी क्षेत्रों से ये लगे हुए जिले हैं जी। और इसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर ये शहरी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जबकि उनके द्वारा बॉन्ड भी भरा जाता है कि उनको ग्रामीण क्षेत्र में 2 साल के लिए समय भी देना है। तो ये उनको जब एक दायित्व दिया गया है तो ये उनको निभाना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में भी सेवा देनी चाहिए। और यदि अभी भी इस तरह से कहीं पर पाया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, चूंकि आपने बहुत स्ट्रगल कर आप आईएएस बने, आप मतलब एक दिए के सहारे से पढ़ के आज आईएएस बने, आप हमारे युवाओं को और चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे कि ताकि वो आपसे सीख लेकर शायद आईएएस बन जाए या कुछ अच्छे पद में चले जाए? सर, हमारे दर्शकों को बताने का। देखिए, एक तो सफलता के लिए जो है आपको मेहनत खुद आपको ही करना होगा, क्योंकि मेहनत करने के लिए कोई दूसरा जो है नहीं आएगा। एक तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि आपको मेहनत आप ही करना है। दूसरा, कई बार अपने को असफलता भी हाथ लगती है तो उससे आपको विचलित नहीं होना है, बल्कि उसको एक सीख के रूप में ले लें और आगे और ज़्यादा मेहनत करें। अभी जो समय है, ये समय बार बार जो है आपके पास लौट के नहीं आता। समय का यदि सदुपयोग करेंगे तो तभी आपको जो है समय पर कामयाबी मिलेगी। सरकारी जॉब एक तो कम संख्या में हो गए हैं। आपको वर्तमान में देखते हैं तो कई लोग स्टार्टअप्स वगैरह बहुत ज़्यादा उस ओर जो है लोग जा रहे हैं, नए नए क्षेत्र जो है खुलते जा रहे हैं, तो उसमें भी लोग आजमा सकते हैं। और ये केवल सरकारी क्षेत्र में अपने को जॉब मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, अन्य क्षेत्र में भी जो है लोग करें और मेहनत आपको करना है। सर, आपने इंडियन न्यूज़ को समय दिया, खास मुलाकात, खास शख्सियत में आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे महादेव कावरे जी, जिन्होंने कई सारी बात बताई हमारे युवाओं को। खास शख्सियत, खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहें इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ।